बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कर्टासिस का सेकंड लेक्चर बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक MCQ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। If a constant C is subtracted from each observation and then divided by D, then the formula for variance of frequency distribution having k groups is। क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन से C को सब्ट्रैक्ट कर ले और हर एक ऑब्जर्वेशन को डी पर डिवाइड भी कर ले, पहले सी को सब्ट्रैक्ट कर ले और फिर डी पर डिवाइड कर ले, तो कहते हैं कि आपके पास जो वेरिएंस का फार्मूला है वो क्या बन जाता है। और आपके पास के ग्रुप्स है, के ग्रुप्स, ठीक है। तो सी सब्ट्रैक्शन की वजह से वेरिएंस के फार्मूला पर कोई असर नहीं पड़ जाता। जब ऑब्जर्वेशन से आप किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हो या कोई वैल्यू आप ऐड कर लेते हो ऑल ऑब्जर्वेशंस के साथ, ठीक है, तो फिर आपकी वेरिएंस के फार्मूले पर कोई असर नहीं पड़ जाता, यानी वेरिएंस की वैल्यू जो है वो उसी की उसी रह जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप कोई वैल्यू सारे ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर ले या किसी वैल्यू पर डिवाइड कर ले सारे ऑब्जर्वेशन, तो फिर आपकी वेरिएंस का फार्मूला जो है उस पर असर पड़ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये ए वाला ऑप्शन है। बी, सी और डी में जो ऑप्शन है वो गलत है, लेकिन इसमें हमारे पास है 1/n समेशन आई रेज फ्रॉम 1 अप टू k एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर। यहाँ आप देख ले क्वेश्चन के लास्ट में ये वाला वेयर एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस सी डिवाइड बाई डी एंड n इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई प्राइम, ये प्राइम जो लिखा हुआ है एक्स आई पर, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्स आई से अगर आप c सब्ट्रैक्ट कर ले और फिर d पर डिवाइड कर ले, तो फिर आपके साथ जो वैल्यू आएगी उसको हमने एक्स आई प्राइम के नाम से जो है रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। और n जो है वो समेशन एफ आई की बराबर है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ समेशन f लिखना था n की जगह, लेकिन इन्होंने बताया है कि n जो है वो समेशन f की बराबर है, तो ये ठीक हो गया। एफ आई एक्स आई प्राइम होल स्क्वायर, ये तो ठीक है वेरिएंस के फार्मूले में, ठीक है, शॉर्टकट फार्मूला आप लोगों को याद होगा शायद, माइनस समेशन एफ आई एक्स आई प्राइम डिवाइड बाई n होल स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। लेकिन हमने d पर सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर लिया है, तो इसलिए हमने d स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा वेरिएंस की फार्मूला के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वेरिएंस का करेक्ट फार्मूला, ठीक है डियर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अच्छा, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डिविएशन यानी क्यूडी एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यानी एसडी एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। अच्छा, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो तो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन और क्वार्टाइल डिवीजन के दरमियान जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है वो क्या होना चाहिए। तो एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो ऑप्शन नंबर ए में जो है ये करेक्ट है, यानी 3 क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो तो स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर ले और क्वार्टाइल डिवीजन के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करें तो उससे एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 23, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन डिवीजन यानी एमडी एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज। अच्छा, मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन के दरमियान जो रिलेशनशिप है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, ये जो है ये सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, यह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ठीक है।
तो कहते हैं कि मेन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन का जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो कौन सा होना चाहिए। तो हमारे पास 5 मेन डिवीजन इज इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, द empirical relation between quartile division यानी QD and mean division यानी MD from mean is अच्छा, mean division की बात जब हो रही है तो ये from mean ही होता है। अगर आप फ्रॉम मीडियन या मोड करते हैं तो फिर हम ज़रूर लिखते हैं कि फ्रॉम मीडियन या मोड, लेकिन जब मेन डिवीजन की बात हो रही हो, जैसा कि ये ऊपर वाले क्वेश्चन में है सिर्फ मेन डिवीजन लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास मीन से ही हम फाइंड करते हैं। ठीक है, यूजुअली। अच्छा, तो अब यहाँ कहते हैं कि क्वार्टाइल डिवीजन और मीन डिवीजन के दरमियान जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है वो क्या होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में जो है 6 क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 5 मीन डिवीजन, ये करेक्ट है। यानी 6 क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 5 मीन डिवीजन, ये हमारे पास एम्पिरिकल रिलेशनशिप है बिटवीन मीन डिवीजन एंड क्वार्टाइल डिवीजन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, an empirical relation between standard deviation, mean deviation about mean and quartile deviation is। अच्छा, ऊपर तो हमने दो की रिलेशनशिप जो है वो फाइंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ उन तीनों का रिलेशनशिप वो फाइंड करना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो तो फिर हमारे पास जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है बिटवीन स्टैंडर्ड डिवीजन, मेन डिवीजन एंड क्वार्टाइल डिवीजन, तो वो क्या होना चाहिए। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्टैंडर्ड डिवीजन, यहाँ देखो रिलेशनशिप बिटवीन मेन डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, तो ये है कि अगर मेन डिवीजन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 हो और 5 मेन डिवीजन हो और स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 4 हो, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ 4 मल्टीप्लाई कर लिया हो, तो फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रिलेशनशिप आता है। ठीक है, इसमें तो ये ऑप्शन ठीक था। और ऊपर वाला क्वेश्चन जो है यानी 22, इसमें हमारे पास जो रिलेशनशिप था वो क्या था, हमारे पास 3 क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, ये वाला था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन जब 2 था तो क्वार्टाइल डिवीजन 3 था। ठीक है, यह हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन 4 है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन अगर 2 की वैल्यू 4 पर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 2 जा 4। तो इसी तरह इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 3 जा 6 आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ वापस। अच्छा, मेन डिवीजन की वैल्यू जो है वो 5 के साथ ही होगी, यानी उसके साथ 5 ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ वैल्यू जो है वो 4 में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया है। और इस तरह क्वार्टाइल डिवीजन के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर ले तो उससे 6 आता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन रेंज यानी आर एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज। रेंज और स्टैंडर्ड डिवीजन के दरमियान जो एम्पिरिकल रिलेशन है वो कुछ यूँ है कि स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ अगर आप 6 मल्टीप्लाई कर ले तो वो रेंज के बराबर आता है, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ 6 मल्टीप्लाई कर ले तो उसकी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट रेंज की बराबर होगी, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, an empirical relationship between range and quartile division about mean is। अच्छा, यह बात हो रही है रेंज और क्वार्टाइल डिवीजन के दरमियान, तो इनके दरमियान जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में वो हमारे पास ये वाला है ऑप्शन नंबर बी में, यानी रेंज इज इक्वल टू 9 क्वार्टाइल डिवीजन। अगर आप क्वार्टाइल डिवीजन के साथ 9 मल्टीप्लाई कर ले तो इससे रेंज की वैल्यू आती है। ठीक है, approximately। Question number 28, an empirical relation between range and mean deviation is। अब एम्पिरिकल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं बिटवीन रेंज एंड
मीन डिविएशन, ठीक है, यानी एमडी। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास बराबर होता है 2r इज इक्वल टू 5 मीन डिविएशन, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 2r यानी r रेंज के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर ले और मेन डिवीजन के साथ 15 मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है रेंज। हाँ, एक बात और भी है, अगर रेंज के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई ना करे, मतलब सिर्फ 1 मल्टीप्लाई कर ले और मेन डिवीजन के साथ आप 7.5 मल्टीप्लाई कर ले तो फिर भी ये करेक्ट होगी, ठीक है। अगर किसी ऑप्शन में ऐसा दिया गया हो कि r इज इक्वल टू 7.5 मेन डिवीजन तो फिर भी हमारे पास एग्जैक्ट यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो वही होगा, ठीक है। Question number 29. Which measure of dispersion ensures highest degree of reliability? अच्छा, highest degree of reliability की बात अगर आप कर ले तो इसका मतलब ये है कि आप कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो यूज़ करके आपको हाईएस्ट डिग्री ऑफ रियलेबिलिटी जो है वो मिल जाएगी, यानी इस आपका जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो मोर एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो वो कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है? तो वो है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन। ये तो आप सब जानते होंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन एक ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जिसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ रियलेबिलिटी जो है वो हमें इंश्योर्स होती है, यानी मिल सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30. Which measure of dispersion ensures lowest degree of reliability? अच्छा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ रियलेबिलिटी जो थी वो स्टैंडर्ड डिविएशन की वजह से थी। अब लोएस्ट डिग्री ऑफ रियलेबिलिटी की बात हो रही है, तो लोएस्ट डिग्री ऑफ रियलेबिलिटी जो है वो हमारे पास क्वार्टाइल डिविएशन से मिलती है, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वार्टाइल डिविएशन एक ऐसी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जिससे हमें लोएस्ट डिग्री ऑफ रियलेबिलिटी जो है वो मिल जाती है, ठीक है। Question number 31. There are two populations consisting of N1 and N2 units. एक पॉपुलेशन में N1 वैल्यूज है जबकि दूसरे में N2 वैल्यूज है। हैविंग मीन्स x1 बार एंड x2 बार, और उसकी मीन्स जो है वो x1 बार और x2 बार से रिप्रेजेंट कर दी गई है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी N1 बार की जो हमारे पास मीन है वो x1 बार के बराबर है, जबकि N2 बार की जो हमारे पास मीन है वो x2 बार से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। इसी तरह वेरिएंसेस जो है वो सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दी गई है, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर n1 की और सिग्मा 2 स्क्वायर जो है वो n2 की वेरिएंस है। लेट देयर पोलड मीन बी x12 बार आल्सो supposing x1 bar minus x12 bar is equal to d1 and x2 bar minus x12 bar is equal to d2. The formula for poled variance is, अच्छा, इससे जो पोलड मीन यानी कंबाइंड मीन जो फाइंड किया गया है उसको x12 बार से मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है। अब कहते हैं कि इससे हमने पोलड वेरिएंस भी फाइंड करना है, यानी कंबाइंड वेरिएंस जो है वो भी फाइंड करना है। और उन्होंने बताया कि अगर x1 बार से आप पोलड मीन जो है वो माइनस करें, यानी कंबाइंड मीन माइनस करें तो उससे d1 की वैल्यू आती है, ठीक है। और इस तरह x2 बार से अगर आप पोलड मीन यानी x12 बार सब्ट्रैक्ट कर ले तो फिर उससे वैल्यू जो आती है वो d2 है। अब पोलड वेरिएंस के लिए जो फार्मूला है वो कौन सा होना चाहिए? तो पोलड मीन के लिए हमारे पास जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये वाला। कैसे? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, ठीक है। d1 स्क्वायर जो है हमारे पास x1 बार माइनस xc बार या x12 बार यानी कंबाइंड मीन या पोलड मीन जो है वो है, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो है वो d1 से रिप्रेजेंट कर दिया गया है तो वो d1 है, ठीक है। और d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2, तो ये एग्जैक्ट फार्मूला है, ठीक है, पोलड वेरिएंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 32. Average wages of workers of a factory are rupees 550 per month and the standard deviation of wages is 110. The coefficient of variation is, अच्छा, एक कंपनी है, ठीक है,
वेजेस ऑफ वर्कर, ठीक है, फिक्स ट्री है, एक फिक्स ट्री है जिसमें वर्कर्स काम करते हैं, तो उनका जो एवरेज वेजेस है वो 550 यानी 550 पर मंथ है, और उनका स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो 110 यानी 110 है। तो इससे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे फाइंड करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फार्मूला तो आप लोगों को याद है कि स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाई मीन यानी x बार मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप 110 यानी 110 को 550 पर डिवाइड कर ले तो इससे आता है 0.2, और 0.2 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है 20%, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो 20% आ जाएगा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, इफ द मीन डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 20.20, एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन डिविएशन, मीन नहीं मीन डिविएशन, ठीक है, मीन डिविएशन जो है वो 20.20 है। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगी? तो आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। डियर्स, तो हमें पता है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन डिवीजन के दरमियान वो ये है कि 4 स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 5 मीन डिवीजन। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में मीन डिवीजन की वैल्यू दी गई है वो है 20.20, तो मीन डिवीजन की जगह हमने वो वैल्यू लिख दी और स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ 4 मल्टीप्लाई है। अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ली तो इससे आता है 101। अब 4 डिवाइड कर ले दोनों साइड तो 101 डिवाइड बाई 4 इससे आता है 25.25, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 25.25। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये वाला बी बन गया, यानी 25.25। ठीक है, ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए एंड बी आर एज, हमारे पास ए एक ऑब्जर्वेशन की सेट है और बी जो है वो दूसरे ऑब्जर्वेशन की सेट है, तो इसका जो मीन है ए का वो एक्स बार ए से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, वो है 15.0, एक्स बार बी जो है वो 20.0 है, एंड सिग्मा स्क्वायर ए जो है वो हमारे पास 25 है, एंड सिग्मा स्क्वायर बी जो है वो 16 है। विच ऑफ द टू सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट? अच्छा, हमारे पास दो सीरीज है ए और बी और इनके वेरिएंसेस और मीन्स दे गए हैं हमें। अब कहते हैं कि सीरीज ए या सीरीज बी इनमें से कौन सा सीरीज जो है वो मोर कंसिस्टेंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा सीरीज जो है वो मोर कंसिस्टेंट है। ठीक है डियर्स, तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास दो सीरीज है, एक सीरीज को ए से रिप्रेजेंट कर दिया गया है जबकि दूसरी सीरीज को बी से। तो ए सीरीज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमारे पास आता है 33.33%। ठीक है, 5 उससे 25 उसका वेरिएंस है, वेरिएंस से जब आप स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट कर ले तो उससे 5 आता है, 5 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 100 इससे आता है 33.33। और इसी तरह बी सीरीज जो है उसका हमारे पास जो वेरिएंस है वो 16 है, 16 की अगर आप स्क्वायर रूट ले ले तो उससे आता है 4, तो 4 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 20.00, यानी बी सीरीज जो है उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो लेस आता है ए से, तो इसलिए हमारे पास बी सीरीज जो है वो मोर कंसिस्टेंट होगा, यानी सीरीज बी जो है वो मोर कंसिस्टेंट है देन सीरीज बी। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, इफ the standard deviation of a distribution is 15, the quartile division of the distribution is, एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन हमें दिया गया है वो है 15, तो इसका क्वार्टाइल डिवीजन जो है वो क्या आएगी? तो क्वार्टाइल डिवीजन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास जो एम्पिरिकल रिलेशन है उसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, हमारे पास एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो है वो ये है कि 3 क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 2 स्टैंडर्ड डिवीजन। अब स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू 15 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 से आता है 30, 30 डिवाइड बाई 3 से आएगी 10, तो क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, इफ द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ अ सीरीज इज 60, द मेन डिवीजन ऑफ दिस सीरीज इज, तो ये भी कैलकुलेशन चाहता है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो इसको भी हमने सॉल्व किया है।
क्वार्टाइल डिवीजन और मीन डिवीजन के जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है वो हमारे पास इस तरह है कि 6 क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 5 मीन डिवीजन। अब क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू 60 दिया गया है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 360 और 5 मीन डिवीजन आ गया। तो 5 दोनों साइड अगर आप डिवाइड कर ले तो 360 डिवाइड बाई 5 से आता है 72, यानी मीन डिवीजन की जो वैल्यू है वो 72 आएगी। ठीक है, तो 72 जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आते हैं। In a discrete set of values, the correct relation between mean deviation and standard deviation is। अच्छा, तो mean deviation और standard deviation के माबैन जो करेक्ट रिलेशन है डिस्क्रीट सीरीज में वो ये है कि mean deviation हमेशा standard deviation से लेस आएगी। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास मीन डिवीजन की वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन से लेस आएगी हमेशा के लिए, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38, इफ द फर्स्ट 25% ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ सीरीज आर 20 or lesser and last 25% observations of a series are 50 or more, the quartile deviation यानी सेमी इंटर क्वार्टाइल डिवीजन इज। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आता है 15, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज आर 25 and 5। एक सीरीज है जिसका मीन जो है वो 25 है और स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है रिस्पेक्टिवली। इफ अ कांस्टेंट वैल्यू 5 इज एडेड टू ईच वैल्यू, तो हर एक वैल्यू के साथ फिर हमने 5 को ऐड किया। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द न्यू सेट ऑफ वैल्यूज इज। तो न्यू जो हमारे पास सेट बन गया यानी 5 ऐड करने के बाद, तो उससे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू क्या आना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है, क्वेश्चन नंबर 39 था, मीन हमारे पास 25 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है। आफ्टर एडिंग 5 टू ईच ऑब्जर्वेशन द मीन इज इक्वल टू 30। अगर आप हर एक वैल्यू के साथ 5 को ऐड कर ले तो आपका मीन जो है वो 5 ऐड के साथ जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब उसकी वैल्यू भी 5 टाइम्स नहीं बल्कि 5 के एडिंग से इंक्रीज होगा, तो आएगी 30। ठीक है, अब कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो 5 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100 आएगी, तो इससे आता है 16.6%। ठीक है, तो 16.6% हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहते हैं, if the mean of a series is 10 and its coefficient of variation is 40%, the variance of the series is। अच्छा, हमारे पास मीन दिया गया है 10 है और इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो 40% है, तो फिर कहते हैं कि वेरिएंस इस सीरीज की क्या आना चाहिए। तो इस सीरीज की वेरिएंस अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसको सॉल्यूशन की ज़रूरत है, तो आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। डियर्स, तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे पास मीन जो है वो है 10, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 40% है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय मीन और मल्टीप्लाइड बाय 100 है, ये तमाम। ठीक है, तो अब 40 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू है, हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जगह 40 लगा दिया। स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू मालूम नहीं है, जबकि मीन की वैल्यू जो है वो 10 है मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 10 जो है ये 40 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे आएगा 400 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 100 को दोनों तरफ अगर आप डिवाइड कर ले तो इससे आता है 4, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू 4 आ गया, और वेरिएंस जो है वो इस पर अगर आप स्क्वायर ले ले तो इससे आता है 16, तो वेरिएंस की वैल्यू जो है वो 16 आ गया। तो 16 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 में यानी आंसर है, लेकिन क्वेश्चन 16 जो है वो इसमें नहीं है, तो हमारे पास नॉन ऑफ द अबाव जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अच्छा डियर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।